हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट या स्टडी चैनल में। दोस्तों, इसके पहले 4E का पार्ट 1 में आपने देखा था कि किसी भी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको हम लोगों ने ज्ञात किया था। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी आव्यूह अगर वो 2x2 का आव्यूह हो या 3x3 का आव्यूह है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। तो 2x2 का पढ़ लिए थे, जिसमें कि हमें 3x3 का पढ़ना था, ठीक। जिसमें कि 3x3 पे कुछ एग्जांपल है। जैसे आपने 2x2 का निकाला था, 2x2 का रूल आपको रिवीजन करते हैं। 2x2 का जब आपने A इनवर्स से निकाला था तो इसमें सर्वप्रथम आपने चेक किया था कि क्या यह दिया गया आव्यूह क्या वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय का मतलब यह पता चलता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, तो आपको परिभाषा बतानी होगी, ऐसा आव्यूह जिसके सारणिक का मान इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके सारणिक का मान निकालेंगे वो सारणिक का मान इज नॉट इक्वल टू 0, चाहे वह 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, कुछ भी आए, चाहे वह -1 आए, लेकिन बस 0 नहीं आना चाहिए। अगर वह 0 आ गया, अगर उसके सारणिक का मान, अगर आपने मॉड ऑफ A निकाला, अगर वह 0 के बराबर आ गया, तो 0 के बराबर आ गया तो वह हमारा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाता है, अर्थात इसका A इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगर वह मॉड ऑफ A आपने निकाला, अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका A इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। ये रूल था जिसमें कि हम लोग 2x2 का पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3x3 का इस पार्ट में। तो इसमें आप देखेंगे जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, 4E का एग्जाम्पल नंबर 9, उसको आप इसी सहायता से ज्ञात करेंगे, इसी की सहायता से। एक्सरसाइज की 22वीं सवाल, एक्सरसाइज की 23वीं सवाल, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं और 28वीं, और शेष सवालें जो थी वह हम सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो इतनी सवालें इसी रूल पे जो है कि सॉल्व होगी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ सॉल्व कर रहे होंगे सवालों को। तो चलिए इस सवाल का रूल देखते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। और इसको सॉल्व करने के बाद आप ये सभी जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं या एक्सरसाइज लिखे गए हैं तो इसको आप सॉल्व कर लेना। ओके दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। जिसमें आपको A बराबर लिखा गया था 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक, जो एक्सरसाइज की 22वीं सवाल है और ये NCERT में पूछा गया, ठीक। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके सारणिक का मान निकालेंगे, ठीक। और सारणिक का मान निकालने के यहाँ पे लिखेंगे सारणिक ऑफ A। जब सारणिक ऑफ A लिखेंगे तो जो आव्यूह लिखा गया था उसको सारणिक में लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5 लिख दिया, इसको सारणिक में लिख दिया। अब इसको ज्ञात करते हैं। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या होगा कि पहले हम 1 को करेंगे, 1 इंटू लिखेंगे। 1 को लिखने के बाद हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हल कर रहे होंगे, तो इसमें हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं सवालों को, तो आप डायरेक्ट हमारे साथ भी सॉल्व करिएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा, तो 2 25 कितना हो जाएगा 10। जब इसका मल्टीप्लाई होता है तो प्लस के साथ और इसका मल्टीप्लाई होता है तो माइनस के साथ, तो ये हो गया -0। दूसरे वाले को लिखते हैं तो माइनस के साथ, तो ये लिख दिया -2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा और हो जाएगा -0। फिर इसके बाद 3 का निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू लिखेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा तो 0, और 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा तो ये अभी क्या आ जाएगा 0। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद 10 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 का जब 0 में से घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 10 ही आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0 और यह भी क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई होगा, तो आपका कितना गया 10। ओके, 10 आने के बाद आप देखेंगे कि 10 कभी 0 के बराबर होता है, तो आप लिखेंगे 10 इज नॉट इक्वल टू 0। जो 10 होता है वह इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। जब 0 के बराबर नहीं होता है तो अतः ये जो दिया गया आव्यूह है, अतः यह आव्यूह कैसा आव्यूह है, अतः यह आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो कभी कभी इसका अस्तित्व पूछता है, तो कह देना अर्थात इसका अस्तित्व है, अर्थात इसका अस्तित्व है। इसका अस्तित्व है अर्थात हम लोग A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग A इनवर्स ज्ञात करने के लिए, जैसे अब सारणिक ऑफ A निकाल दिया
तो वह 0 के बराबर नहीं आया, तो अव्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। अब इसका अस्तित्व है, अर्थात ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम सभी तत्वों का क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। जैसे पहले हम 1 का सहगुणनखंड निकाल दें, इसको हटा दें, जैसे 1 का सहगुणनखंड निकालेंगे। जब 1 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो आप देखेंगे 1 कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा -1 के पावर, या पहला रो रहा और पहला कॉलम रहा, तो हमने लिख दिया 1 + 1, पहला रो और पहला कॉलम। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो बचा कौन सा, 2, 4, 0 और 5 लिख दिया गया, 2, 4, 0 और 5। फिर इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा -1 के पावर 1 + 1 = 2 हो जाएगा, और -1 के पावर 2 मतलब इवन संख्या, यह हमेशा क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, और आपका आ जाएगा +10। ठीक, इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के साथ, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साथ। 10 - 0 = कितना हो गया, 10 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको लिखना चाहें तो A11 लिख सकते हैं, कैपिटल A11। स्मॉल a11 मत लिखना, स्मॉल a11 का मान है 1 और कैपिटल A11 का मान कितना आ गया, 10। फिर इसका निकालने के बाद फिर हम 2 का निकालेंगे, तो आप लिखना 2 का सहगुणनखंड। 2 का सहगुणनखंड, जब 2 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1 के पावर 1 + 1, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। दूसरा रो और दूसरा कॉलम लिखने के बाद यहाँ पर बचेगा कौन सा, आप लिखेंगे सार्डिकॉफ। दूसरा रो और दूसरा कॉलम 0, 4, 0, 5, तो यहाँ लिखेंगे 0, 4, 0 और 5। फिर लिखेंगे 1 + 1, पैसा सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ने के बाद 0, 4, 0, 5 था, तो 0, 4, 0, 5 लिख दिया। तो देखेंगे -1 के पावर 1 + 2 = 3। 3 एक ऑड संख्या, ऑड संख्या का मतलब यह एक विषम संख्या है। जब किसी माइनस के पावर विषम होता है तो वो हो जाता है माइनस, और 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो 0, और 0 का 4 के साथ होगा तो 0, यह आ जाएगा 0। -0 और -0 या +0 नहीं लिखा जाता, उसको 0 लिख दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं A12 से, A12, ये आपका दूसरा मान आ गया, ये आपका पहला मान था। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग 3 का निकालेंगे, लिखेंगे 3 का सहगुणनखंड। 3 का सहगुणनखंड। अब आप 3 देखेंगे तो ये पहले रो और तीसरे कॉलम पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ने के बाद 0, 2, 0, 0 बचता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, 2, 0, 0। फिर 1 + 3 = 4, -1 के पावर 4 मतलब इवन संख्या, इवन संख्या मतलब सम संख्या, तो ये धनात्मक हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये किसका मान आ गया, A13 का। ओके, A13 का मान आने के बाद फिर हम 0 का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 का सहगुणनखंड। अब थोड़ी सी डायरेक्ट करते हैं, 0 का सहगुणनखंड। जब 0 का सहगुणनखंड निकालेंगे इसका, तो वह देखेंगे -1 के पावर 2 + 1 लिखेंगे, 2 + 1 लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरा रो और पहला कॉलम है। दूसरा रो और पहला कॉलम होने के बाद, दूसरा रो और पहला कॉलम होने 2, 3, 0, 5, यहाँ पे लिखेंगे सार्डिकॉफ 2, 3, 0, 5। 2, 3, 0, 5 होने के बाद 2 + 1 = 3। जब -1 के पावर 3 होगा तो वह ऋणात्मक संख्या होगी। ऋणात्मक होने के बाद ऋणात्मक लिखेंगे, ये हो जाएगा 2, 25, 10, और ये 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका माना कितना गया, -10। -10 होने के बाद फिर 2 का निकालेंगे, 0 का तो हो चुका। फिर हम निकालेंगे 2 का सहगुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 के पावर, ये 2 जो है वह दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है। देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो बचेगा 1305, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1305। 1305 2 + 2 = 4। 4 एक इवन संख्या होगी, तो ये धनात्मक होगा, तो आपका आ जाएगा 5, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 5 - 0 = 5। ये चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इसका आ गया। फिर 4 का निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 4 का सहगुणनखंड। अब लिखेंगे 4 का सहगुणनखंड। जब 4 का लिखने जाएंगे तो ये देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 + 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम।
दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ने के बाद आपका बचा 1 0 0 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, या आ जाएगा 0, ये आपका एक मान और आ गया। ठीक, फिर इसके बाद 0 का निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 0 का सहगुणनखंड, तो -1 के पावर, और देखेंगे तीसरा रो है वह पहला कॉलम है, 0 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो ये तीसरा रो पहला कॉलम तो बचेगा 2 4 2 3, देखिए 2 3 2 4 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 3 + 1 = 4 हो जाएगा। 4 एक इवन संख्या होती है तो ये धनात्मक हो जाएगा, और 8 में से 6 निकला कितना हो जाएगा +2। ओके, फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे 0 का, फिर 0 का ये निकल चुका, फिर आगे 0 का निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 0 का सहगुणनखंड। जब 0 का सहगुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3 + 2, 3 + 2, वह कौन सा नंबर हुआ, तीसरा रो दूसरा कॉलम। अब देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ने के बाद आपका बचा 1 0 0 4, 1 3 0 4, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक, और ये हो जाएगा 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 + 2 = कितना हो जाएगा 5। 5 एक ऑड संख्या होती है, जब माइनस के पावर ऑड संख्या होती है तो वह माइनस आता है, और ये आपका जाता है -4। ओके, फिर इसके बाद 5 का निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 5 का सहगुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 के पावर, -1 के पावर 3 + 3, 3 + 3 का मतलब होगा वह तीसरा रो तीसरा कॉलम, जब इसको लेने के बाद आपका बचेगा 1 2 0 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2, तो 3 + 3 = 2, आपका ये आ गया। अब उसके बाद यह निकालने के बाद फिर आप लिखते थे सहगुणनखंड से निर्मित अवयव, 2 × 2 का आप पढ़ लेना बहुत ध्यान से, बस सेम टू सेम सेम एकदम एग्जाम्पल। सहगुणनखंड से निर्मित अवयव को आप b से लिखते थे, तो b बराबर, यहाँ पे लिखा गया था 1 का सहगुणनखंड, यहाँ पर 1 लिखा गया, इसका सहगुणनखंड आया कितना 10, तो आप लिख दोगे 10। फिर इसके बाद आपका आया 2 का सहगुणनखंड आया कितना, 2 का सहगुणनखंड 0, तो आप लिख दोगे 0। फिर इसके बाद 3 का सहगुणनखंड, 3 का सहगुणनखंड आया कितना 0, तो आप लिख देते हैं 0। ठीक, फिर इसके बाद आता है 0, 0 का जो सहगुणनखंड आया वो आया -10, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। ठीक, फिर आता है 2, यहाँ पे लिखा गया 2 का जो सहगुणनखंड आया वो आया 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5। फिर इसके बाद 2 का निकालने के बाद 4 का निकाला जाता है, तो 4 का जो सहगुणनखंड आया वह कितना है 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। फिर इसके बाद 0 का सहगुणनखंड आया वो आया 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद 0 का जो सहगुणनखंड आया -4, तो हमने लिख दिया -4, और 4 का जो लास्ट का आया 5 का, तो वह आया 2, यह आ जाता है b। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, यह निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए, फिर निकालने के बाद हम लोग करते क्या हैं कि b का मान निकलने के बाद फिर हम लोग इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। फिर हम फार्मूला लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं b का ट्रांसपोज। सहखंडज अवयव लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं b का ट्रांसपोज, और कहीं कहीं से b डॉट से लिखा जाता है। ठीक, आप चाहे b का ट्रांसपोज लिख दिया b डॉट से लिखे। b का ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है परिवर्त अवयव क्या होता है, तो आप कह देना ऐसा वर्ग अवयव जिसके रो को उठा के कॉलम बना दिया जाता है। रो होता है उसको कॉलम बना दिया जाता है, जब रो उठा के कॉलम बना दिया जाता है तो जो नया अवयव बनता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्त अवयव, और इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी, इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे देखेंगे 10 0 0 लिखा गया था, तो इसके रो को उठा के कॉलम बना दिए। पहले वाले रो में 10 0 0 था, तो वो पहला कॉलम हो गया 10 0 0। दूसरे वाले रो में -10 5 0 था, तो ये हो गया -10 5 0। और तीसरे वाले में 2 -4 और 2, यह हो गया आपका, हो गया यह एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के बाद फिर हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, व्युत्क्रम अवयव या व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है कि ए का इनवर्स, तो आपका फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान सारणिक ऑफ ए। यह फार्मूला होता है, इस फार्मूले का आप लोग याद कर लेना। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान सारणिक ऑफ ए। तो आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान है कितना 10,
-10 2 0 5 और -4 0 0 2 अपान लिखा गया मॉड ऑफ ए का मान कितना 10 और यही आपका फाइनली आंसर हो जाता है। और इसको आप लिखना चाहें तो 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मान पे। और इसको लिखना चाहें तो दोस्तों इसे लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको ए इनवर्स बराबर 1/10 ऐसे फ्रंट पे लिख दें 1/10। तो यहाँ पे लिखा गया 10 -10 और 2, तो हम लिख देंगे 10 -10 और 2। 0 5 -4 तो आपका हो जाएगा 0 5 और -4। और तीसरा था 0 0 2, तो यहाँ पे लिख देख सकते हैं 0 0 2। यह भी आपका आंसर होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दें, यह भी आपका आंसर सही होगा और यह भी आंसर सही है। और आप अगर यह भी लिखना चाहते हैं कि जब किसी सारणिक में किसी भी तत्व से मल्टीप्लाई होता है तो वह सभी तत्वों में मल्टीप्लाई होता है, तो अगर आप चाहें तो सभी तत्वों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 लिखा गया था, यह 10 था तो यह कितना हो जाएगा 1। यह -10 था वह हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। ये 0/10 0 हो जाएगा, 5/10 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2/5। फिर 0 0 2 में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1/5 और यह भी आपका आंसर सही है। ओके दोस्तों, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये जो एग्जाम्पल नंबर 22 आपको सॉल्व किया गया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहले जब ऐसी सवालें आती है, इसका रिवीजन करते हैं, जब इस प्रकार की सवालें आती है 3x3 की, तो जो कि हर साल पूछा जाता है आपको कि किसी भी कोई भी अवयव दिया होता है 3x3 का, 2x2 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना 3x3 का। तो 3x3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें यह लिखा गया था कि ये कोई अवयव दिया गया था जिसमें एक्सरसाइज की 22वें सवाल है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और एक्सरसाइज 22वें सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद ये जो सभी लिखे गए हैं इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया था a बराबर 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ये देने के बाद हमें a इनवर्स से ज्ञात करना था, तो हम लोग सर्वप्रथम इसका a इनवर्स से नहीं ज्ञात करेंगे, पहले इसका अस्तित्व चेक करेंगे कि क्या यह व्युत्क्रम अवयव संभव है। तो हम लोग सारणिक ऑफ a निकाल देंगे। जब सारणिक ऑफ a निकालेंगे तो इसका मान कितना गया 10। 10 इज नॉट इक्वल टू 0। जो 10 होता है वह 0 के बराबर नहीं होता, तो ये कैसा अवयव है, एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, अर्थात इसका अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तो सभी तत्वों का आप क्या करेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। और सहगुणनखंड से जैसा आपने देखा था सभी तत्वों का सहगुणनखंड निकाला गया था। सहगुणनखंड निकालने के बाद उससे निर्मित एक अवयव बनाते हैं जिसे हम b से लिखे थे। तो b का निकालने के बाद फिर आप एडजॉइंट ऑफ a निकालते हो। एडजॉइंट ऑफ a बराबर b का ट्रांसपोज या b डॉट से लिख दिया जाता है। b का ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त अवयव, इसके रो को उठा के कॉलम बना दिया जाता है। तो 10 -10 2 5 ये आ जाता है। फिर a इनवर्स लिखते हो तो एडजॉइंट ऑफ a अपान मॉड ऑफ a कर देते हो, तो ये आपका मान आ जाता है। एडजॉइंट ऑफ a का मान यहाँ दिया गया था और मॉड ऑफ a का मान कितना 10 है। अगर आप चाहें तो यही छोड़ दें तो यही आपका आंसर सही होगा। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से इसे लगाइएगा अपने से, और लगाने के बाद आप एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सरसाइज की 22वीं 23वीं 24वीं 25वीं 26वीं 27वीं और 28वीं सवाल आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच आप लोगों का।